मैं बुलाना चाहता हूं सभी रॉयल्टी अचीवर को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑल द रॉयल्टी अचीवर प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब आप अपना नाम, काम, दाम और थोड़ा सा छोटा सा एक मैसेज। नमस्कार, जय सियाराम, मेरा चाँद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हो और पूजा में बहुत बहुत आभार आपका। पहली बार जब यहाँ प्लान दिखाया गया तो आप लोगों की समझ में आ गया था, ये बहुत अच्छी बात है, डिजिटल जमाना है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार जब मुझे ये प्लान गुरुदेव ने दिया था ना, कम से कम 2.5-3 घंटे दिया था। उसके बाद पूछा था आपकी समझ में आ गया, तो हमने कहा था कि हाँ आ गया। अगर कह देता कि अभी नहीं आया तो शायद 2-3 घंटे और लग जाते। और जब गुरुदेव यहाँ मीटिंग में मुझे बुलाते थे तो मैं अपने खेतों में इंजन चला देता था। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत परेशान करता था, लेकिन ये समय को नजरअंदाज किया, ये मेरी गलती थी। ऐसा आप लोग कतई मत करना। और ये जो बिजनेस खूबसूरत व्यवसाय है ना, वास्तव में महिलाओं का ही है। और पूजा मैम जी यहाँ पर आएंगे, आप लोगों को बहुत बड़ा पैगाम देके जाएंगे। आप लोग अपना दिमाग खोल के बैठना, क्योंकि छाता, पैरासूट और दिमाग जब तक खोलेंगे तब तक काम नहीं करता है। और महिलाओं अपनी शक्तियों को आप लोग पहचाने। आप लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं। आप लोग जानती हैं बस वही मेरा किचन होगा, बस वही समझती है। नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। अरे सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और वो परचम लहरा दीजिए भारत देश में कि युगों युगों तक लोग आपका नाम याद रखें। मनुष्य का जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए, कुछ इतिहास रचने के लिए कर डालिए आप लोग। आज आपको यहाँ से गुरु मंत्र मिलेगा, वो जोश आपको यहाँ से मिलेगा। तो समय बहुत कम है, पूजा मैम को ही हम लोगों को सुनना है। मैं रॉयल्टी की शानदार पिन स्टार गोल्ड पे शोभित हूँ। ये गुरुदेव की अनुकंपा है, उनको श्रेय जाता है। और जो मेरा पे आउट है वो 30,000 प्लस होता है। थैंक यू सो मच। जय सिंह साथियों, नाम अनिल यादव, स्टार गोल्ड की पिन पे हूँ। और पेशे से वैसे मैं बेसिक में हेड टीचर के पद पे काम कर रहा हूँ, और साथ में इस बिजनेस को सीरियसली 5-6 साल से कर रहा हूँ। सीरियसली इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले सीरियस नहीं था। तो जब समझ में आई बात तब सीरियस हुए, और सीरियस होते ही जो अभी सर ने शुरू में सीढ़ियाँ बनाई थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते फिर अपने साथियों की सीढ़ियाँ भी चढ़ाना शुरू किया गया। और आज सबसे ज्यादा खुशी अपनी इनकम से ज्यादा अपनी टीम की इनकम पे होता है कि नियर अबाउट 2 लाख मेरी टीम में बढ़ता है। मेरी टीम से आशय हमारी टीम में बढ़ता है। और यहाँ पे जो श्रेय देना चाहूँगा, सारी अपनाइन, जो भी मेरे अपनाइन हैं, उन सब का श्रेय, उनका आशीर्वाद है और मेरी लाइफ लाइन का प्यार है। इसी के कारण ये क्या कहते हैं, मुकाम हमारी टीम ने हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। सिटी रॉयल्टी की पिन पे मैं भी हूँ, स्टार प्लैटिनम पे हूँ। और जयसवाल जी और जितेंद्र जी का लिखा कि आप भी जुड़े, तो मेरा तो एक ही फार्मूला है, ये बिजनेस 3 लाख का है। लगे रहो लगन से लगातार। बस अगर ये आपने लगातार काम किया तो आपको ग्रोथ होगा। और अब चूंकि अगर हमारे बीच कोई टेक्निकल अचीवर तो नहीं होंगे, नहीं है, ठीक है, थैंक यू। चूंकि किसी का सम्मान होना बहुत जरूरी होता है।
मुझे पता नहीं है ना। तो मैं आप सभी साथियों से अब तक जो कुछ हुआ कोई बात नहीं है, आपका फोन चल रहा था, बंद था, कुछ भी था, अब मैं और उन्होंने पूरे गांव को खाली करवाने का काम शुरू किया। हर तरह से प्रयास किया गया और लगभग सारे के सारे लोग गांव खाली करके जाने लगे, क्योंकि पानी बरस के बस बाढ़ आने वाली थी। तो सारे लोग जब गांव खाली कर रहे थे तो दो तीन लड़के के दिमाग में एक बात आई कि यार सब सारे लोग आ गए लेकिन ये पंडित जी पंडिताई नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो लोग अभी वहीं पे फंसे हुए हैं। वो लोग वापस गए और पंडित जी और पंडिताई के पास गए, बोले कि पंडित जी चलो जल्दी से आप निकलो, अरे बाढ़ आने वाली, बह जाओगे आप इसमें। तो पंडित जी ने कहा तुम लोग मूर्ख हो जाओ, मुझको भगवान बचाने आएंगे तो मैं जाऊंगा। तो वो लड़कों ने बहुत प्रयास किया और उन लोगों ने नहीं आने का, आए ही नहीं, जिद पे अटक गए। तो फिर बाद में वो लड़के चले आए। जब वो लड़के सुरक्षित जगह पर आए तो गांव में लगभग 2 फुट 3 फुट पानी भर चुका था। प्रशासन को पता चला कि पूरा गांव खाली हो गया है, लेकिन पंडित जी और पंडिताएं नहीं आए, वही रुक गए हैं। और वो उन्होंने फिर क्या किया, तब तक 5 फीट 7 फीट पानी भर चुका था। प्रशासन ने नेवी वाले लड़कों को भेजा, जल्दी से जवान को भेजा और जाके बोला कि इन पंडित और पंडिताई को लेके आओ। नेवी वाले नाव से गए, बोट से गए और उनको ढूंढा ढांढा और पता लगाया तो पता मिल गया। जैसे ही पता चला तो उन्होंने देखा कि वो लोग छत के ऊपर बैठे हुए, बोले जल्दी से आप लोग इधर आ जाओ। लेकिन वो लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने बोला नहीं, मैंने भगवान की इतनी भक्ति की है, मुझको भगवान ही बचाने आएगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। और ये लोग वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत सारी प्रयास किया गया, जब नहीं तैयार हुए तो वो लोग चले गए। जब वो चले गए तो प्रशासन को पता चला कि वो दोनों तो आए नहीं, तब तक पानी और ज्यादा बढ़ चुका था। तो प्रशासन ने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजा और उस हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स के जवान गए और उनको सर्च करके निकाला और वहां जाकर उनसे बोला जल्दी से सीढ़ी डाली और बोला जल्दी से आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के जल्दी से ऊपर आ जाओ। लेकिन वो दोनों लोग क्या है, जीत पर वाले थे कि हमें कौन, भगवान ही आएंगे तभी मैं जाऊंगा। बहुत सारा प्रयास किया गया लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा क्या होना था, दोनों लोग बह गए, भगवान के पास ही पहुंच गए। हाँ, तो जब दोनों लोग भगवान के पास पहुंच गए, नतीजा ये हुआ कि उनको जाना तो स्वर्ग ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। तो जब स्वर्ग में गए तो भगवान की दरबार लगी हुई थी। उस दरबार में पंडित और पंडिताएं दोनों के बैठे हुए थे। ठीक है ना, नाराज होके जाओ निर्मोही, उनसे बात नहीं करेंगे, इस तरह से वो बैठे हुए थे। पंडित जी नाराज, पंडिताएं नाराज, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम लोग पंडित जी नाराज क्यों हो? बोले बात न करो तुम मुझसे, मैंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी और तुम इतने निर्मोही, इतने निष्ठुर हो कि हमको बचाने नहीं आए। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि कौन कहता मैं तुम्हें बचाने नहीं आया? तुम मेरे भक्त थे, तुम्हारे बचाने के लिए तो मैंने उन लड़कों के दिमाग में ये बात डाली थी कि वो जाए और तुमको लेके आए, लेकिन तुम लोग तो आए नहीं। अरे तुम मेरे इतने अच्छे भक्त थे कि मैंने ऊपर से क्या है, नेवी वालों को भेजा, उनके साथ भी नहीं आए, फिर मैंने एयरफोर्स वालों को भेजा, फिर भी तुम लोग नहीं आए, और तुम कहते हो मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं तुम्हें बचाने के लिए। मैंने तो इतने उपाय भेजे थे। तो मैं दोषी नहीं हूं, दोषी तुम हो, क्योंकि तुमने मौके को पहचाना नहीं। तो आज आपके कर्मों के वजह से, आपके परमात्मा से आपका जो लगाव है, उसकी वजह से इस ठंड में भी आप यहाँ पे आए हो और कोई भगवान की बहुत बड़ी दूत हमारे बीच आए। तो आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चल लेना, उसको फिर शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुम मुझे गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाए नहीं। तो तैयार है क्या? एक बार आप सबके, देखिए मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं मैम को बुला सकूं। मैं पीयूसी होल्डर्स
एंड ईगल एंड एबव की जो महिलाएं हमारी 2-4 महिलाओं से मैं चाहूंगा कि आप लोग आइए, भैया उधर गुलदस्ता होगा और आप लोग अपने स्थान पे खड़े होके हम सबकी प्यारी बहन, प्यारी चहेती बहन, जिससे हमको सीखना है, हमारे बीच है और हम रायबरेली में उनका शानदार स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से भी हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज पूजा मैम। माला माला म्यूजिक। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए भाई। और कहते हैं ना साहब, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि पैदा होना और मरने का समय हमें नहीं पता। पैदा कब होना है, कहाँ होना है, किस परिवार में होना है, कितने बच्चे होना है, लड़का बनेंगे, लड़की बनेंगे, क्या बनेंगे, वो ऊपर वाला जानता है। और कब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे हमें ये भी नहीं पता। कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा, कुछ होगा, हमें ये भी नहीं पता। ना हमें पैदा होने का समय पता है, ना हमें मरने का समय पता है, पर पैदा होने से मरने के बीच का जो समय ना, वो हिस्ट्री लिखने का समय। आप अपनी कहानी लिख सकते हैं, आप अपनी कहानी बना सकते हैं, और दुनिया छोड़ने जाएंगे तो दुनिया आपकी कहानी पढ़ेगी। क्या तैयार है? क्या तैयार है? मैं बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं करती। ठंड हो रही है, थोड़ी सी ताली बजा लेंगे तो क्या होगा, गर्मी लगेगी। यस और नो? हाथ उठा के बताना है, अगर ताकत है। यस और नो? जोश दिखाना है, क्योंकि बोल रहे आरसी में सारे लाखों रुपए की इनकम आएगी, नोट आएगा, तो नोट गिनने के लिए भी तो हाथ उठाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 और साला हाथ ही नहीं हिल रहा है तो नोट खाट गिनेंगे। यस और नो? थोड़ा सा जोश तो होना चाहिए ना। मेरी मीटिंग के बड़े गजब के रिजल्ट है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूं, आपको देखते हुए करनी पड़ रही है। मेरी मीटिंग में इसको आवाज बंद कर दीजिए, कैमरे नीचे रख दो सारे। बड़ी यूट्यूब में वीडियो भरी पड़ी है एकदम, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक वक्त ऐसा है कि दुनिया आपकी वीडियो बनाए। Yes. जब आप स्टेज के ऊपर खड़े हो दिल्ली के प्रोग्राम में, आरसीएम वर्ल्ड के प्रोग्राम में, तो लोग बोले यार ये बहन जो इतना बढ़िया गजब का बोल रही है, कहाँ से आई है? और जब वहां से आवाज आएगी रायबरेली से आई हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यार क्या बात है। मेरी मीटिंग में एक बहुत खतरनाक रिजल्ट आया, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, काफी लोग मोटिवेट हुए। नए साथी जितने आते, नए साथी कितने, एक बार हाथ खड़ा करेंगे नए साथी। हाँ क्या बात है, तो नए मेहमानों के लिए तालियां बजा दीजिए। तो ये जितने नए साथी आए थे ना, उस नए साथी में बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मोटिवेट हुआ, और उसने बोला कि अब मैं काम करूंगा और मैं भी मैडम रॉयल्टी बनकर दिखाऊंगा। और वो जिसके साथ आया था, पर वो आदमी बड़ा परेशान था। तो मैंने कहा भाई तू एक बंदे को लेकर आया और वो आदमी रॉयल्टी बनने के लिए तैयार हो चुका है, आपने एक आदमी का जीवन बदल दिया। उसने ठान लिया कि बनना है तो वो बन ही जाएगा ना, आगे तो प्रोसेस ही है। यस और नो? हाँ, माँ बनने में क्या होता है, जिस दिन औरत को महसूस हो जाता है कि मैं माँ बन चुकी हूँ, तो वो बन जाती है। खाली 9 महीने प्रोसेस में लगता है कि भैया बच्चा 9 महीने बाद हाथ में आएगा, पर माँ तो बन गई ना। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि आप रॉयल्टी अचीवर बन गए हो, उस दिन समझो आप बन गए। बाकी तो 9 महीने प्रोसेस में लगेंगे इसमें। मैंने आपको पूछा कि भाई साहब इतने गजब के लीडर आए, आपका क्यों चेहरा इतना उदास है, आप क्यों परेशान हो? तो
को प्यार से पूछा, भाई साहब आखिर बात क्या है? तो बोले मैडम जब आप इतनी गजब की बातें कर रही थी, कामयाबी की बातें कर रही थी, जोश की बातें कर रही थी, आगे बढ़ने की बातें कर रही थी, सारी दुनिया ताली बजा रही थी, पर इस साले के हाथ से ताली नहीं बज रही। बॉडी के अंदर जोश और जुनून रखो, क्योंकि ऐसे आदमी कोई बैठा रहता है तो ऐसे ही लगता है साला मुर्दा है। लोग हंसना ही भूल चुके हैं, हंसना भूल गए लोग। क्यों भैया? पूरी जिंदगी पैसा कमाते 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 अपनी हंसी को भी कहीं ना कहीं छोड़ दी। हमारे टीसी सर बोलते हैं ना, पाना क्या था और क्या पा लिया, पकड़ना क्या था और पकड़ क्या लिया। यस सर ना, तो भाई हमारी भी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है। अभी भाई साहब ने पूछा कि एक साथ ही दोनों ऊपर गए क्या? क्योंकि भैया इस जन्म में आदमी धरती पे बीवी से परेशान है, सोचा शायद मरने तो अकेले जाएगा, बीवी साथ ही जाएगी। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपको जितनी भी बड़ी टेंशन हो, क्या बिना मुस्कुराए, टेंशन लिए, चेहरा उतारे, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो। जो समस्या वो तो रहेगी ना, जो नुकसान होना वो तो होगा ना। पर उसके लिए अगर हम ही उदास हो गए, हम ही अपने शरीर को खराब कर लिए, हम ही नहीं मुस्कुरा पा रहे, क्या समस्या का कोई समाधान है? समस्या आए तो मुस्कुराओ, चैलेंज आए तो हंसो, तो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाएगा, यार कितना खतरनाक प्राणी मैंने बनाया, इतनी मुसीबत दे दिया, फिर भी साला मुस्कुरा रहा, उसकी जिंदगी से ही मुसीबत हटा देगा भगवान। और रियल में सबने सही बोला मेरे बारे में, भैया मैं तो जोशीली लीडर हूँ और मुझे जोशीले लोग पसंद है। मैं जोश देने नहीं आती, मैं जोश लेने आती हूँ, ये गलत फहमी है लोगों की। अगर आप हंसते रहोगे तो हमारा प्रोग्राम 1.5-2 घंटे चलेगा और आपके चेहरे से मुस्कान चली जाएगी तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। बात आगे बढ़ाए? बात आगे करें? चलिए, बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतने फूलों से मेरे गर्दन को भर दिया कि चेहरा भी नहीं नजर आ रहा था। और मैं बार बार सभी साथियों को यही बोलती हूँ कि ये जो प्यार, इज्जत, मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है ना, ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरे आरसीएम की इज्जत है, ये मेरे आरसीएम की औकात है जो मुझे इतना प्यार है। ये मान सम्मान हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिल सकता है, ये मान सम्मान यहाँ बैठे हर इंसान को मिल सकता है, यहाँ बैठे हर आदमी को रॉयल्टी टेक्निकल जैसी इनकम मिल सकती है। जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने आरसीएम से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही फैसला लिया था, सामान बदला था और मुझे पता था सामान बदलने से सम्मान मिलेगा, तो मैंने सामान बदलने का डिसीजन लिया। आज आप इस प्रोग्राम में आए, आज आप इस मीटिंग में आए, आज आपने बहुत लोगों को मीटिंग में बुलाया होगा। क्या सब लोग आ गए? सब लोग आए? नहीं। तो फिर आप उदास होंगे? नहीं। उदास होना नहीं। जो नहीं आया वो उसकी किस्मत, जो आ गया वो सौभाग्यशाली, क्योंकि आरसीएम बोलते हैं ना, आरसीएम सौभाग्यशाली जो होता है उसी को मिलता है। और आरसीएम की मीटिंग में बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में एक हमारा कल्चर है कि अच्छी चीज लोगों को जल्दी से समझ में आती नहीं है।
अच्छा। सुबह सुबह घर पे दूध वाला दूध देने आता है Yes. और दारू पीने के लिए साला रात को खुद चल के ठेके पे जाता है। अभी दारू वाला आया, भैंस की दारू दे दो तो नहीं जाता। Yes or no? और कहते हैं कि बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना और इंसान की फितरत होती है ना बोलना। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान, वो छोटा सा बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, जब बोलना सीखता है तो उसकी माँ सिखाती है, बेटा बोलो नाना, नानी, नाना, नाना, नानी, 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 ना, 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 ना। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया और किसी के घर जाता है, भाई साहब चाय पियोगे? ये आजकल वाले बेशरम लोग आजकल वाले बहुत बेशरम लोग मांग के खाते हैं, आंटी जी आज ये बनाना, आंटी जी आज ये बनाना। और आम आदमी ना, खाना खाएंगे भाई साहब ना, और खाना ला के अगर रख दिया तो ऐसा खाएगा जैसे 5 दिन का भूखा। तो जिस प्रकार से आरसीएम आपके पास आया है, ऐसे ही आरसीएम लोगों को मिलता है, अड़ोस से मिलता है, पड़ोस से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, जानकार से मिलता है, और कभी कभी तो अनजान से भी आरसीएम मिलता है। हमारे पड़ोस में रह रहे एक पत्रकार व्यक्ति, एक हमारे अंकल जी जो पेशे से पत्रकार थे, वो एक दिन हमारे घर पे आते हैं और हमारी मम्मी को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बता के जाते हैं। और एक ही लाइन हमें समझ में आई थी जब उन्होंने बताया कि आरसीएम का प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, अगर आपने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया तो आपका परिवार और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और हर औरत चाहती है कि उसका परिवार स्वस्थ रहे। यस और नो? यस और नो? हम भी यही चाहते थे कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और उन्होंने खुशी खुशी उन प्रोडक्ट को स्वीकार किया और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चालू किया। और इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते के बाद वही अंकल जी वापस हमारे घर पे आते और हमारा फॉलोअप लेते हैं कि आंटी जी आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, और हमारी मम्मी ने भी उंगली उठा के बोल दिया, भाई साहब आपका आरसीएम का प्रोडक्ट गजब का लगा। और हम आरसीएम वालों की आदत है कि अगर गलती से कोई आदमी हमें उंगली उठा के बोल दे, भाई साहब आपका आरसीएम का प्रोडक्ट गजब का लगा, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, बल्कि में मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जाना। यस और नो? Yes. तो हमारे साथ भी यही हुआ, जब हमने बोला आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लगा, तब वो अंकल जी ने देखा कि घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उन्होंने पूछा मेरे पास आके, बेटा क्या तुम अमीर बनना चाहती हो? आप क्या बोलेंगे? अरे कौन नहीं चाहता? अंदर क्या चाहे? 2 आंखें? यस और नो? अंदर क्या चाहे? तो बोलने के लिए जवान। तो हमने कहा बिल्कुल सर अमीर बनना चाहते हैं। बोले देश विदेश की यात्रा करना चाहती हो? मैं कहा बिल्कुल करना चाहते हैं। चाहती हो पूरे हिंदुस्तान में तुमको तुम्हारे नाम से लोग जाने? मैं कहा सर बिल्कुल चाहती हो। तो बोले क्या मेरे साथ आरसीएम की मीटिंग में जाना चाहती हो? मैंने कहा ना जी ना। हर चीज में हाँ, और मीटिंग के लिए चाहिए सब कुछ, पर उसके लिए कुछ करना नहीं लोग चाहते। हम भी गए रहे थे तो हमने भी बोला ना जी ना, मीटिंग में नहीं जाएंगे। पहले साला मीटिंग में नहीं जाते थे, और अब मीटिंग में आ जाते हैं तो मीटिंग से वापस नहीं जाना चाहते। वो बार-बार हमारे पीछे पड़े रहे, बार-बार हमारा फॉलोअप लेते रहे। तो मैंने भी एक संडे का दिन था, सबने बताया ना जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वही इस मीटिंग हॉल तक पहुंचता है। ये जादुई हॉल है, आप अब यहाँ से जो भी मांगोगे, हाथ उठाओगे, सब कुछ ऊपर वाला अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, और वो बार-बार आपको यूं बैठा तथास्तु बोलने के लिए। तो हमारे साथ भी यही हुआ, उस दिन भगवान ने भी हमें तथास्तु बोला, और हम आरसीएम के मीटिंग हॉल में पहुंच गए, और हॉल खचाखच लोगों से भरा पड़ा था। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग ज्यादा बाहर खड़े थे, और हम भाग के एंट्री करने लगते हैं तो एक काले कोट वाला रोकता है कि मैडम कहाँ? हमने कहा अंदर। तो बोले टिकट लीजिए। मैंने कहा वो तो नहीं ली। तो बोलता है कि टिकट लीजिए। तो मैंने कहा कितना पैसा? तो बोलता है साला 100 रुपया। आप भी अंदर आए? काले कोट पेंट वाला मिला? आपको टिकट काट के दी? आपने टिकट ली? 100 रुपया दिया? दर्द हुआ? अरे रायबरेली वालों, आम आदमी है उसको पहली बार बहुत तकलीफ हमको भी बहुत तकलीफ हुआ, हमको भी बहुत तकलीफ हुआ। पर जब उस आदमी ने बोला कि मैडम ये वो जो 100 रुपए की टिकट, मैंने उसको पूछा
वो 100 रुपए की टिकट है जो पूरे हिंदुस्तान में आपको मान सम्मान दिलाएगी। ये वो 100 रुपए की टिकट है जो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये वो 100 रुपए की टिकट है जहां से आपकी जिंदगी को रोशन कर जाएगी। ये वो 100 रुपए की टिकट है जो आपको गरीबी की दुनिया से निकाल के अमीरी की दुनिया में ले जाएगी। और फिर मैंने उस पूरे प्रोग्राम को सुना, मीटिंग को सुना, और आज मैं लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको खुराक देते हैं, 3 टाइम इसको खाना देते हैं। यस और नो? जो आदमी इसको खाना देगा वो सिर्फ पैसा कमाएगा, और जो आदमी ऐसी मीटिंग में आकर इसको खाना देगा वो पैसा बरसाएगा। दोस्तों, पैसा बरसाएगा। आपको पैसा कमाना है या बरसाना है? तो ऊपर वाले को हाथ ऊपर करके दिखाओ कि पैसा बरसाना है। अरे जोर से हाथ हिलाओ ना। पैसा कमाना है या बरसाना है? बरसाना है। बरसाना है। तैयार हो? मैंने वो 100 रुपए की टिकट लेकर पूरे प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम को अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया, और उस दिन मैंने कसम खाई कि एक काले कोट पैंट वाले आज तूने पूजा अरोड़ा की 100 रुपए की टिकट काटी है, पर साला एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा हिंदुस्तान पूजा अरोड़ा की टिकट खुद कटा के उसको सुनने के लिए आएगा। हेलो, आप खा सकते हैं? आप कर सकते हैं तैयारी? आप खा सकते हैं? पैसा बरसाने के लिए तैयार है? पेट को खुराक देने की दिमाग को? देखो, ये जो बिजनेस है ना, नकल करने का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? कोई टीचर तो नहीं हमारे बीच में है? कहाँ टीचर? इनके घर तो रुके थे, डर लग रहा था। ये टीचर लोग से बहुत डर लगता है। हम 12वीं पास है ना जी। टीचर अच्छे लगते होते तो पता नहीं कौन सी डिग्री की होते, घर के खा रहे होते नौकरी के। पर जो होता है अच्छी टीचर से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि मैं मीटिंग में बताती हूँ ये नकल करने का बिजनेस है, नकल करो। तो एक टीचर खड़ा होकर बोला, मैडम क्या सिखा रही हो लोगों को? नकल करना तो बुरी बात होती है, बल्कि आपको तो ये सिखाना चाहिए भैया, नकल करना बुरी बात है। तो मैंने उनको बताया, मास्टर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नकल करना बुरी बात है, पर बाहर की दुनिया में अगर बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे फेल कर दिया जाता है, और हमारे आरसीएम की दुनिया में अगर हमारा बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाए तो उसे रॉयल्टी टेक्निकल बना के पास कर दिया जाता है। हमने भी तो नकल की ना, आरसीएम की नकल की, अपलाइन की नकल की, जूम मीटिंग की नकल की, भंडारी जी की नकल की, केसी सर की नकल की, मुकेश कदम सिंह जी की नकल की, सबकी नकल की, पहनावे को बदला, सब कुछ अपने आप को बदला, नकल की, तभी तो साला यहाँ खड़े हैं। अब जो हमारी नकल करेगा वो अगला आदमी कौन होगा वो आप डिसाइड करो। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? तो मेरी मीटिंग में मैं बैठने नहीं देती, हाथ पैर उठा के बात करना तो मेरे को पता लगेगा आदमी जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बैठे रहते हैं, आंख खुली रहती है, बस सो रहे होते हैं आंख खुली, और कुछ लोगों को लगता है और पूरी ध्यान से आदमी सुन रहा है, बाद में पता लगता है मीटिंग में कुछ नहीं सुना। और हाथ पैर हिलाएंगे ना, मैं क्यों बोलती हूँ बार बार पैसा कमाना है कि बरसाना है? जब हाथ ऊपर करोगे तो आपको आपका टारगेट याद आएगा, पैसा बरसाना। जब आपका हाथ सिर पे जाएगा तो आपको याद आएगा इस दिमाग को मुझे हर महीने मीटिंग में बैठा के खुराक देनी है, किताबें पढ़नी है, जूम मीटिंग से मेरे को जुड़ना है। स्कूल में बच्चों को भी प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है आजकल। मैडम बोलती है कि भैया एक और एप्पल, वो एप्पल मंगाती है आजकल घर से कि भैया आज तुम टिफिन में एप्पल लेके आना, और मैडम दिखाती है कि भैया देखो ये एप्पल होता है, लाल रंग का होता है, इसको जब खाओगे तो ये रसीला फल होता है, महसूस कराती है। क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस में भी हमें महसूस करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल पढ़ाई करने की जरूरत है। तो मेरी मीटिंग में हाथ उठा के बात कर सकते हैं? तैयार है? पैसा कमाएंगे कि बरसाएंगे? मेरे हाथ में माइक है, एक हाथ से करोगे तो आधा करोड़, दो हाथ से करोगे तो पूरा करोड़। पैसा कमाएंगे कि बरसाएंगे?
पड़ेगा कि आज आप आरसीएम में क्यों आए। वाई? ये काले कोट पैंट वाले आपके सीनियर यहाँ बैठे हैं, आपके आसपास में ही रहते हैं, आप इनकी जिंदगी को देख रहे हैं, इनके लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको सारी चीज बताएंगे। आरसीएम में क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन से ऑफर आए हैं, कैसे उन सारे ऑफर्स को अचीव करना है, सब कुछ ये बताएंगे। पर आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको इनको बताना है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं। वाई? जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा उस दिन आप बड़ा काम कर पाएंगे। आरसीएम में कामयाब लोग भी मिलेंगे और नाकामयाब भी लोग मिलेंगे। नाकामयाब कौन मिलेंगे? उनको पूछो भाई साहब आरसीएम में क्यों आए, तो बोलता है मामा जी लेकर आए इसीलिए आया। 6 महीने बाद पूछो कि भैया आरसीएम कैसे चल रहा है, अरे वो तो कभी भी छोड़ दी। अरे भैया क्यों छोड़ दी? हमारे चाचा ने छोड़ दी तो साला हमने भी छोड़ दी। मामा लाया था तो आ गया, चाचा गया तो उसी के साथ चला गया। पर जिस दिन आपकी आत्मा बोलेगी कि आपका कारण क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम छोड़ने पे मजबूर नहीं कर सकती। एक बार की बात है, एक जंगल का राजा शेर भूख से तड़प रहा होता है और अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए वो जंगल में दौड़ लगा देता है और उसे एक नन्हा सा प्यारा सा खरगोश दिखता है और वो खरगोश को पकड़ने की पूरी ताकत लगाता है। खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। खरगोश भागते भागते अपने बिल में छुप जाता है और शेर बेचारा बिल के बाहर हाँफता रह जाता है। शेर कहता है खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। तो खरगोश बोलता है शेर चाचा क्या काम है जरा दूर से बताना, बाहर आऊंगा तो तू मुझे खा जाएगा। तब वो शेर कहता है कि मेरे मन में कुछ सवाल गुदगुदी कर रहे हैं, अगर तूने उन सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश बोलता है कि पूछिए। तब वो शेर बोलता है कि मैं इतना बड़ा तू इतना छोटा, मैं इतना हट्टा कट्टा तू इतना मरिया सा, भाग तू भी रहा था भाग मैं भी रहा था, आज तक जंगल का कोई जानवर मुझसे शेर से नहीं बच पाया, पर साले तू कैसे बच गया। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश अपनी बिल के बाहर से अपनी गर्दन को निकालता है और कहता है अरे शेर चाचा तू अपनी एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा हूं। आप सब शेर हो? आप सब शेर हो? रायबरेली के शेरों को मेरा प्रणाम। यस, बड़ा खुश हम शेर हैं। यस, आप सब शेर हो। रोज भाग रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, डिब्बा भरा डिब्बा खाली, डिब्बा भरा डिब्बा खाली, आज भिंडी और कल तरकारी। रोज हम शेर बन के भाग रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि आप में से जिंदगी बचाने के लिए कौन भाग रहा है? यहाँ बैठा हर आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी पोजीशन में है, कुछ लोग सरकारी नौकरी में है, किसी की इनकम 20,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, कोई अच्छी पदवी में, कोई अच्छे ओहदे में, कोई बढ़िया कुर्सी में, पावर किसी के पास। मैं ये नहीं कहती यहाँ बैठा हर आदमी कोई कमाई नहीं रहा, आप सब कमा रहे हैं, पर आप सब वो पैसा कमा रहे हैं जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद। आप आपके परिवार के मुखिया हैं, आप अपना घर परिवार चलाते हैं, चाहे थोड़े पैसे लाके दें या ज्यादा पैसे लाके दें, और आपके घर की महिलाएं उन पैसों का सेवन करती हैं। पर एक बात बताइए, ये जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया ये तो गाड़ी है ना साहब। जिस दिन ये गाड़ी चलते फिरते बाजार में कहीं ठुक गई और जिस दिन ये गाड़ी सही सलामत घर ना पहुंची और घर के मुखिया को भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो उस दिन हमारे घर परिवार की बहनों का हाथ यूं मांगने पे मजबूर हो जाए। क्या बुरे वक्त पे ईमानदारी से बताना, एक बार सोच के देखो कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर हम दुनिया में आए हैं तो सबने जाना है। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगी, सब जाएंगे। पर ईमानदारी से बताओ क्या आपके जाने के बाद इस हाथ पे आपका कोई चाचा पैसे रखेगा?
कितना अच्छा लग रहा था उस दिन, लग रहा था स्वयं लक्ष्मी आई है हमारे घर। ऐसा ही हुआ था दीदी? हाय दीदी रोने लगी पहला दिन का। फिर करा दी अंकल से शादी। कहाँ है हमारे अंकल? आए नहीं घर पे। ऐश करो, कोई टेंशन। हमको घर चलाना है, हमको दवाई। अरे क्या बात वो पहला दिन कैसा लगता है? वो पहला दिन फूलों की खुशबू, आहा क्या परफ्यूम छिड़के हुए, पूरे बाराती इतना स्वागत और भाग के आपकी आरती उतारी। यस और नो? यस। अच्छा आपकी आरती उतारी थी तो आपकी आरती तो रोज आपकी सासू माँ उतारती होगी सुबह उठते साथ। लक्ष्मी हो, वो आपकी आरती नहीं उतारती। ये सिंदूर बोलते हैं ना, ये सिंदूर। अरे सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अपने माँ बाप को आज फोन करके पूछना, कितनों के आगे आपके माँ बाप ने आपके हाथ पीले करने के लिए अपने हाथ फैलाए होंगे, कितनी जमीन गिरवी रखी होगी, कितनों से मदद मांगी होगी, ये सोचकर कि भैया एक बहुत बढ़िया रिश्ता है और यहाँ शादी हो जाए तो जिंदगी की लड़की तो बस जाएगी, रानी बन के रहेगी मेरी बिटिया रानी। क्या रानी बन के रह रही हो? रानी लक्ष्मी बाई बन के रह रही हो। पैदा हुई थी तो रानी बिटिया आई है, सासू माँ के पास गई तो लक्ष्मी आई है, और पति के जेब में साले के पैसा नहीं तो काम वाली बाई बन गई है। आपकी सासू माँ आपकी आरती नहीं उतारती। आपके माँ बाप जो आपके पीछे ट्रक भर के भेजते हैं, कंबल बिस्तर रजाई बिस्तर एसी टीवी फ्रिज ये वो सोना चांदी लटरा पटरा 2 चक्का 4 चक्का, उसकी आरती उतारती है। भैया लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और ये सारे डिग्री वाले पढ़ लिख कर इन्होंने एक एक ट्रक अंदर किया। हमारा बेटा बीटेक है, हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है। ट्रक अंदर किया है के? इनको पूछ रहे हैं। अब जो लिया है वो तो देना भी तो पड़ेगा। यस और नो? बात मजाक की है, दिल पे मत देना, और लग जाएगी तो अच्छी बात है, डायमंड बन जाएंगे आप। आप सबसे उम्र में छोटी हूँ पर सच बात बता रही हूँ। दुनिया में अच्छी चीजों का भी चेहरा दिखाऊंगी और बुरी का भी दिखाऊंगी, और अगर हम अच्छे बन जाएंगे तो ये समाज अच्छा बन जाएगा। अब जो लिया है वो देना नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप होंगे, आपके घर में भी लक्ष्मी आई होगी, आप भी चाहेंगे मेरी बिटिया रानी रानी बन के रहे, तो आपको भी तो वो एक ट्रक देना पड़ेगा। तो यही चीज आरसीएम बिजनेस में ऐसे ही सेमिनार में मैं अपने मम्मी पापा को ले गई और मेरी मम्मी को बोला कि भैया आरसीएम बिजनेस समझ लो, अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उनको ये बात अच्छी लगी कि पूजा बिटिया अगर तुम आरसीएम नहीं करोगी तो हम तुम्हें एक बार का दहेज देकर भेजेंगे, जैसे दुनिया के सारे माँ बाप करते हैं वैसे हम भी कर लेंगे। और अगर तुमने आरसीएम बिजनेस को 5 साल दिल लगा के कर दिया तो आरसीएम तुम्हारी माँ बन जाएगी और हर महीने इतना दहेज देगी कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी रोज आरती उतारेगी। अब आप सोच के देखिए, आपको एक बार आरती उतरवानी है कि रोज रोज उतरवानी है? हेलो, अब आप सोच के देखिए कि जिस दिन आपकी बेटी माइक लेकर खड़ी होगी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? Yes. आपकी पत्नी माइक लेकर खड़ी होगी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? Yes. और जब आपकी पत्नी बोलेगी तो आप बैठे बैठे मुस्कुराएंगे, साला घर पे मैं अकेला आदमी इसको नहीं सुनता था, या तो 500 लोग सुनने के लिए। टारगेट लेके जाए, बेटी को एक बार का दहेज मत देना, बेटी को उस लायक बना देना, उस काबिल बना देना, आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल एम्ब्रॉयड बना देना कि जब ससुराल जाएगी तो सासू माँ भी बोलेगी भैया लाख रुपए बहू का आता है, बोलेगी बहू रानी तुम खाना पीना बनाने रहने तो तुम
विजिटिंग कार्ड दिखा के लोग अपना उनसे टाइम लेते थे और मिला करते थे, और वही आदमी अपनी कुर्सी से शाम को उठने के बाद आरसीएम बिजनेस का 1500 रुपया का कपड़ा लेकर लोगों के पास निकल जाते थे और बताते थे कि भैया आपने जो कपड़ा पहना है ये गरीबी का कपड़ा है, और हम जो आपको कपड़ा देने आए हैं ये अमीरी का कपड़ा है। ये सन 2000 की बात है, और उस टाइम वो जिस पोजीशन पे थे, जिस इनकम पे थे, लोग सैल्यूट करते थे। स्ट्रीट लाइट में पढ़ कर वो गस्टेड ऑफिसर बने थे साहब, और उसके बाद लोग मजाक उड़ाते थे, अरे भैया आपकी कुर्सी चली गई है, आप जो शाम को फेरी लगाने निकल जाते, कपड़े बेचने निकल जाते हो, आपका दिमाग सठिया तो नहीं गया है? उन्होंने बोला एक बात बताओ, मैं गस्टेड ऑफिसर, मैं लाल बत्ती पे घूमने वाला, मेरी कुर्सी उसको कुछ हो गया, क्या मेरे बेटे रवि को ये कुर्सी मिलेगी? नो। गारंटी है? नो। क्या पढ़ने के बाद वो कुर्सी मिल जाएगी? उसकी भी गारंटी नहीं है। पर आज मैं जो आरसीएम बिजनेस में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, एक विजन के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप हल्दी मिर्ची नमक खाना लोगों की मजबूरी है, नेटवर्क बनाना लोगों की मजबूरी है, आने वाले टाइम का ये बिजनेस एक ट्रेंड बनने वाला है, ये बिजनेस लोगों का भविष्य यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा और आरसीएम में मैं स्टार डायमंड होऊंगा और मेरी इनकम 30 लाख रुपए महीने की होगी, मेरा बेटा घर के बाहर पैर भी नहीं रखेगा तो भी आरसीएम उसको बैठा के लाखों रुपए महीने की इनकम देगी। और आज वो लड़का रवि शर्मा जी, आपने उनको कभी लखनऊ में भी देखा होगा? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करके बताएंगे। मैं सही बोल रही हूँ? यूट्यूब में सर्च कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना, आपको रवि ओपी शर्मा जी मिल जाएंगे। इतनी स्मार्ट पर्सनैलिटी, इतना यंग लड़का, अगर वो बैठे घर पे वो 30 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही, वो कैसे आ रही है? सिर्फ एक फैसला उनके पिताजी ने किया था। अगर उनके फादर साहब आरसीएम करने का फैसला नहीं करते, क्या आज उसको 30 लाख रुपए महीना आ रहा होता? नो। आज मैं कहीं ना कहीं नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हो। यस और नो? एक फैसला, कहते हैं ना, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और आरसीएम बिजनेस एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी आपके बच्चों को किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, करना चाहिए? करना चाहिए? हाथ उठा के बताया करो बाबा। अच्छा, जिसका हाथ नहीं हो पड़ोसी का ले लेना, कुछ नहीं बोलेगा। मैं खड़ी हूँ यहाँ, कुछ नहीं बोलेगा। आपको नहीं उठता, पड़ोसी को उठा ले। तैयार है? बता दूं? भैया आप जो काम कर रहे हो, जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, पर आरसीएम में काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। तैयार है? तैयार है? बता दूं क्या करना पड़ेगा? बता दूं? ये बाजार की दुकान है और ये आरसीएम की दुकान है। नकल करोगे ना मेरी? ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार से सामान लेंगे तो पैसा हाथ उठा के बताओ जाएगा। आपके साथ पता है मीटिंग में कोई क्यों नहीं आया? पता है? आपका शरीर नहीं हिलता है। हाँ, लोग क्यों नहीं ज्वाइनिंग करते? हम उनको बोलते भैया आरसीएम में जुड़ जाओ, हम जुड़े हैं, हमको वर्मा जी जोड़े थे, तेल है तो पैकेट हमारे पास, आप खा के देखो कैसा लगता है। वो पूछेगा भैया आपने खाया? नहीं, हम तो अभी तक खाए नहीं है, एक ही पैकेट है, आप खा के बताओ। खा चलेगा आपके साथ? पूछते हैं दीदी कहाँ से खाते हैं? वो बोलती है हम बाजार से खाते हैं। हम बोलते कि भैया बाजार से खाओगे तो पैसा जाएगा। अरे हाथ निकाल के बताओ, बाजार से खाते हैं, आपका सारा पैसा बाजार में चला जाएगा। इतना बड़ा हाथ हिलाओगे तो साला उसको रात भर नींद नहीं आएगा। यस और नो? आज के बाद किसी को मुंह से नहीं बताना। अब मैं आपको मुंह से पिक्चर बताओ, 3 इडियट यार बड़ी गजब की पिक्चर थी, उसमें 3 दोस्त होते हैं, स्कूटर में जाते हैं, कुंडी ऐसे करता है, वैसे करता है, और फिर उसका मास्टर बहुत परेशान करता है, पढ़ो साला छत से कूद जाता है, पड़ जाता है। आपको मजा आएगा क्या? और पिक्चर की टिकट दूं और स्क्रीन के सामने बैठा हूं और आप देखो ढिशुक ढिशुक सीन, फिर मजा आएगा कि नहीं? तो ऐसे ही लोगों को बोली बात
बातें याद नहीं होती, लोगों को पिक्चर दिखाई हुई याद होती है। यस और नो? यस और नो? कभी भी बात करो हाथ पर हिला के करो मेरा। बाजार से खाएंगे तो आपका पैसा आजकल से खाएंगे तो आपका पैसा बाजार से खाएंगे तो 100% मिलावट। मुंह बना के बताना गंदा सा गंदा। और आरसीएम से खाएंगे तो 100% बाजार से खाएंगे तो पूरी जिंदगी बीमार। और आरसीएम से खाएंगे तो पूरी जिंदगी जवान रहेंगे। बाजार से खाएंगे तो बाजार वालों के घर गाड़ियां आएंगी, आरसीएम से खाएंगे तो आपके घर गाड़ियां आएंगी। बाजार से खाएंगे तो बाजार वालों के बच्चों की जिंदगी बनाएंगे, और आरसीएम से खाएंगे तो खुद के बच्चों की जिंदगी बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? इसको जगाओ। किसी के घर के अंदर जाना तो दरवाजा खटखटाना पड़ता है। किसकी जिंदगी बनाएंगे? किसकी बनाएंगे? कहाँ से खाएंगे? बताएंगे। चाहिए कहाँ से लाएंगे? चाहिए कहाँ से लाएंगे? चाहिए कहाँ से लाएंगे? शादी हो गया? फिर कहाँ आरसीएम की बीवी बोले आप? आरसीएम की बीवी चाहिए? वो भी आरसीएम में मिलेगी। जिनकी शादी हो गई है, एक्सपायरी डेट पार है आपका, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए 100% रास्ते खुले। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, आने वाला टाइम आरसीएम बिजनेस का है। आने वाले टाइम में सर अपने लिए कोई बहू ढूंढेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि पता है बहुरानी जब तक काम करेगी तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा आना बंद। वो अगर बहुरानी ढूंढेंगे तो आरसीएम की कोई रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराज, स्टार एमराज, सफायर, डायमंड ढूंढेंगे, क्योंकि काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। आरसीएम में कामयाब होना है तो 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैंने भी इस मूल मंत्र को पकड़ा। मैं 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मैं जो खाती हूँ आरसीएम, जो मैं पहनती हूँ आरसीएम, जो मैं बातें करती हूँ आरसीएम, जहाँ मैं घूमती फिरती हूँ आरसीएम, जहाँ मैं रहती हूँ आरसीएम, जो मेरा पर्स है वो आरसीएम, जो मेरे पर्स के पैसे है वो आरसीएम, और जो मेरा पति है वो भी आरसीएम। तो क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इससे मात्र 3 ही काम करना है। अगर इन 3 कामों को आपने अपने स्वभाव में डाल लिया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। आरसीएम करने की जरूरत नहीं होती है। क्या सुबह सुबह नहाने के लिए आपको कोई बोलता है? नहीं। ब्रश करने के लिए कोई बोलता है? बाथरूम जाने के लिए कोई बोलता है? कपड़े बदलने के लिए कोई बोलता है? पूजा करने के लिए कोई बोलता है? खाना खाने के लिए कोई बोलता है? आपको पता है ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरे स्वभाव में है। वैसे ही जिस दिन आपको आरसीएम करने के लिए आपकी अपलाइन नहीं बोलेगी और आपके स्वभाव में डल जाएगा, उस दिन आप आरसीएम के दीवाने हो जाएंगे और आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल बन जाएंगे आप। 3 काम करना है। 3 काम करना है, खरीदना है, बेचना है और जोड़ना है। ये 3 काम आपको महान बनाएगा। सबसे पहला काम खरीदना, खरीद के 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर कर सकते हैं तो बोलिए हाँ। हाथ उठा के बोलिए हाँ। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे आरसीएम बिजनेस में, जैसे स्कूल में बच्चों की पहली किताब होती है ABCD, वैसे हमारे आरसीएम में हमारा पहला कदम होता है, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी के लिए, उसको बोलते हैं लॉयल क्लब। जो आदमी नया पहली बार आरसीएम में जुड़ता है उसको हम 100% प्रोडक्ट यूज कराते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम वो अपने कोड में करता है, तो वो लॉयल क्लब में आ जाता है, लॉयल लीडर माना जाता है। और आपके ये जो काले कोट पैंट वाली अपलाइन है, आज मीटिंग में तो बहुत सारे लोग आए, पर आप में से कौन रॉयल्टी टेक्निकल जाएगा ये कैसे पता लगेगा? बुखार चेक करना है तो थर्मामीटर लगाते हैं, वैसे ही आप में से कौन रॉयल्टी टेक्निकल
वाई क्लियर है, किसका विजन क्लियर है, कोई कभी आरसीएम छोड़ के जाने वाला नहीं है, आरसीएम से डायमंड बनेगा। ये इनको कैसे पता लगेगा कि जो साथी लगातार हर महीने की 1 तारीख को अपने आईडी में लॉयल क्लब करेगा, उसकी फोटो खींचेगा, अपलाइन को देगा, डाउनलाइन को देगा, फेसबुक में देगा, व्हाट्सएप में देगा और जोश के साथ बोलेगा मेरा लॉयल क्लब हो गया, अब आपकी बारी है। उनको पता लग जाएगा कि यही लीडर है जो रॉयल्टी और टेक्निकल बनने वाला है। यस कर सकते हैं? जब आप 100% लॉयल क्लब करने लग जाते हैं तो आपके अंदर आरसीएम चला जाता है, तो आपके मुंह से भी जय आरसीएम निकल के आता है, तारीफ निकलने लगती है। यस और नो? यस और नो? और आरसीएम की सोन पापड़ी कितने लोगों ने खाई है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कैसी लगती है? तारीफ कर सकते हैं? कैसी है? कैसी है? जिसने नहीं खाई क्या वो तारीफ कर पाएगा? वो तारीफ कभी भी नहीं कर पाएगा। आरसीएम बिजनेस सच का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है, लोगों के जीवन को बदलने का बिजनेस है। यहाँ पे झूठ की कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं 100% खाओ, 100% खाओ, 100% खाओ। और जो 100% खाता है ना साहब, वो हाथ निकाल के तारीफ करता है, वाह क्या आरसीएम के गजब के प्रोडक्ट है। तो आप जिस दिन तारीफ करना सीख जाएंगे, कहते हैं तारीफ करके रूठी बीवी को मनाया जाता है, तारीफ करके बिगड़े रिश्तों को संभाला जाता है, और आरसीएम में तारीफ करते करते लोगों को रॉयल्टी और टेक्निकल तक भी पहुंचाया जाता है। क्या प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हैं? हाथ निकालेंगे, हाथ निकालेंगे ऐसे और एक साथ बोलेंगे 1 2 3 वाह क्या गजब। बोल सकते हैं? एक साथ बोलेंगे। आप सब तो टीचर हो ना, फिर बच्चों को नहीं बोलते एक साथ बोलो, बोलते हैं ना? अब मैं भी आरसीएम की टीचर हूँ आज, तो सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे हाथ उठा के, ठीक है? और एक उंगली उठा के आंख मार के बोला गजब। आंख मार सकती है महिलाएं? अभी नहीं हुआ फिर आंख कैसे मारेंगे? भैया बहुत मॉडर्न है रायबरेली की महिलाएं। आप बोल रहे हो आज महिलाओं को दिनों जगाने दी, नहीं जाती आपके ऊपर से क्यों लगता है महिलाओं को जगाना? आज आपका दिन है, अरे हमारा ही पूरा दिन है, आपका आज हो सकता है। यस और नो? यस और नो? महिलाओं का ही है, इन्होंने कब्जा करके बैठा है। यस और नो? किसी से बोले पुरुषों को स्टेज से उतारो और महिलाओं को जगाओ। यस और नो? हम इसका साथ लेंगे। यस और नो? हमें कहीं आना जाना तो हमें साथ देंगे, गाड़ी चला के लेके जाएंगे। क्या बात है। तब डिसाइड किया आदमी लोगों को घर पे ही देना है काम करना। बुरा मत मानना भाइयों, मजाक है ये। तो हमने क्या करना है? दूसरा काम करना है, तारीफ करनी है। हाथ उठा के आंख मार के, भाई आंख मार सकते हैं? अरे आप तो नंबर 1। अच्छा बहनों को बता दूं, एक कहीं नाराज ना हो जाए, जब तारीफ करना बोलना वाह, और आंख मारने से पहले बोलना भाई साहब क्या चलेगा ना? संस्कार भी करना, दायरे में रेडी? हाथ उठाएंगे 1 2 3। अब इसका अभी भी हाथ नहीं हिलाना तो यार तत्काल रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। और जब हम वाह 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 करेंगे तो आप लॉयल क्लब से डायमंड क्लब में आ जाएंगे। यस और नो? यस और नो? हमारे टीसी सर बोलते हैं जो आरसीएम का मालिक है ना वो डायमंड क्लब करता है। यस 5000 बिजनेस बोल कंपनी किसकी है? हमारी नहीं मेरी कंपनी किसकी है? मेरी आरसीएम किसका है? मेरा जिम्मेदारी किसकी है? मेरी प्रोडक्ट कौन सेल करेगा? लोगों को मीटिंग में कौन लाएगा? नेटवर्क कौन बनाएगा? मालिक कौन है? डायमंड क्लब कौन करेगा? 1 तारीख को कौन करेगा? पक्का वादा? डायमंड क्लब और लॉयल क्लब कब करेंगे? ऐसे उंगली उठा के बोलते। और जो सोच रहे कि यार ये क्या होता है, जैसे उंगली उठा लो अपने आप करा देगा। कब करेंगे और कितने बजे करेंगे? सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है? ऐसे भी करो, जब आपकी बीवी 1 तारीख को खाना ला के रखेगी और आप खाने लगेंगे, आपको पता लगेगा यार अभी तो रॉयल क्लब डायमंड क्लब नहीं हुआ, तो आप खाना नहीं खाना, पहले बिलिंग करना।
तैयार है? तैयार है? तीसरा काम करना है जोड़ना। क्या करना है? वही तो नहीं होता मैडम, वही तो मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं। जिस भाव से आप आरसीएम करोगे उस भाव के लोग आ जाएंगे। आपको लगेगा इसका जोड़ के मैं साला रॉयल्टी में पहुंचूंगा तो ये 2 दिन बाद भाग जाएगी। अगर सोचेंगे इनको जोड़ के इनको रॉयल्टी पे पहुंचाना है, इनका घर बनाना है, इनके बच्चों की जिंदगी को बनाना है, इनकी आईडी को अपनी आईडी मान के करोगे ना तो ये रॉयल्टी नहीं टेक्निकल जाएगी। भाव आपका अच्छा होना चाहिए, जोड़ने का भाव होना चाहिए। आज के टाइम पे लोग जोड़ना नहीं चाहते, लोग तोड़ने पे लगे। मियां बीवी दोनों सरकारी नौकरी में, आदमी को बोल देता मैं तेरी बीवी तुमसे ज्यादा कमाती है, तोड़ देते हैं सारे लोग। भाई भाई की जोड़ी बनती है, लोग भाई भाई को तोड़ देते हैं। लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, लोग तोड़ना चाहते हैं, लोगों को छोड़ना चाहते हैं। आज आदमी पैसा कमाने के लिए मात्र 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़ देता है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाता है, देश छोड़ देता है, समाज छोड़ देता है, रिश्तेदार छोड़ देता है। और मुझे आरसीएम बिजनेस में यही बात अच्छी लगती है कि बाहर पैसा कमाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है और आरसीएम में पैसा कमाने के लिए सबको जोड़ना पड़ता है। जोड़ना है, नेटवर्क बनाना है। आप सब पढ़े लिखे यहाँ साथी बैठे हैं, आपको नेटवर्क के बारे में पता है। आज हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्या एक दिन भी मोबाइल बिना इस्तेमाल किए हमारी जिंदगी चल जाएगी? मोबाइल शौक की मजबूरी बन चुका है। जिस आदमी का विजन क्लियर था, जिस आदमी को ये बात आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले नजर आ गई थी, उसने टावर लगाने चालू कर दिया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने पैसा लगाया, उसने सारा कुछ सेटअप बिठाया, उसने सब्र किया, धैर्य किया, प्लानिंग की और फोकस को बना के रखा। और आज उसको पता है साला घर घर में हेलो 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 जब जब बोली जाएगी तब तब मेरे साथ तो पीढ़ी में पैसा आता रहेगा। उसने इतना तगड़ा नेटवर्क बनाया, उसने पैसा लगा के बनाया। आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको फ्री में नेटवर्क बनाना है। पैसा टीसी सर ने लगा दिया, हमारा काम है खाली खरीदना, बेचना और जोड़ना। नुकसान होगा तो छावला जी का होगा और साला जितना फायदा होगा वो हमारा होगा। जितनी बड़ी कंपनी बढ़िया अभी एक व्यापारी खड़े थे मंच पे, स्टेज पे एक भाई साहब थे जो बोले कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। व्यापारी को पूछना, जब वो व्यापारी किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो 50-50 होती है। आधा पैसा आपका, आधा आपका, नुकसान आधा आपका, आधा आपका, फायदा आधा आपका, आधा आपका, काम करने की जिम्मेदारी आधी आपकी, आधी आपकी। पर या तो कंपनी बोल रही है सब कुछ हम करेंगे, आपका एक ही काम है खाली राशन खाओ और लोगों को खिलाओ, वो भी साला हम नहीं कर पाते। आपके घर में जो दूध देने वाला आता है ना, सोच के देखो, बेचारा ग्वाला आदमी है, अनपढ़ आदमी है, अंगूठा छाप आदमी है, फिर भी उसका 50-100 आदमी का नेटवर्क है। पर आप लोगों का नहीं है साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, हम टीचर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं। पढ़े लिखे टीचर है तो आपको तो बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। यस। आप सोच के देखो, आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, यस और नो? आपके पढ़ाने से पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बनेगा, यस और नो? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लाखों रुपए कमाएगा। और जिस दिन आपको उसने देख लिया रायबरेली में, वो आपका पैर छेगा, मास्टर जी, गुरुजी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बन गई। क्या साला 1 रुपया भी उसकी जिंदगी बनने से आपके घर पे आएगा? नो। पर यही आपने बच्चों के माँ बाप को पढ़ा दिया कि भैया ऐसे खाओगे तो पैसा आएगा। और वही माँ बाप, वही बच्चे जिस दिन रॉयल्टी टेक्निकल बन जाएंगे, लाखों रुपए की इनकम आएगी, आप उसको रायबरेली में दिखोगे भी नहीं ना, तो भी साला आपके घर में पैसा आता रहेगा, आपके घर आता रहेगा, आपके घर। अरे यहाँ भी तो पढ़ाना ही है ना? यस है ना? यहाँ भी तो आपको टीचर ही तो बनना है, आपको ना कुछ बनना बोल रहे हैं, यस और नो? नेटवर्क बनाना है। दूध वाले का भी नेटवर्क है, जहाँ से आप सब्जी लेते हैं उसका भी 50-100 लोगों का नेटवर्क है, जहाँ से आप कपड़े लेते हैं उसका भी 50-100 लोगों का नेटवर्क है। आज इंसान अपने 20-25 साल की उम्र से काम करना चालू करता है और जिंदगी के 60 साल काम करता है एक आदमी। जिंदगी के पूरे 45 साल एक आदमी काम करता है, 45 से 50 साल पूरी जिंदगी निकल जाती है, ना पत्नी को टाइम दे पाता, ना उसका हाथ पकड़ के घूम पाता, ना बच्चों की परवरिश कर पाता,
देख पाता है ना बच्चों के बचपन को जी पाता है, कुछ नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कमाना है, कमाना है, कमाना है, खाली पेट पालना, पेट पालना, पेट पालना, और उसके बाद जब वो बुढ़ापे पे पहुंचता है तो उसका बैंक बैलेंस 0 होता है। यस और नो? तभी तो बुढ़ापे में बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यस और नो? वो बुढ़ापे इतना भागा, इतना काम किया, फिर भी उसका बैंक बैलेंस 0। क्यों भैया? आपने तो बहुत भागे, आपको काम किया, आपने तो बीवी की शक्ल नहीं देखी, आपने तो बच्चों को बचपन नहीं देखा, आपका तो करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, इतनी मेहनत की आप लोगों ने, पर वो क्यों नहीं है? अकेले किया ना इसलिए। अकेले काम किया, भैया के लिए बता दिया होगा। मैं आपको देसी देसी भाषा में नेटवर्क समझाना चाहती हूँ कि ये मेरी एक बहन है, ये एक बहन अकेले सिलाई की मशीन लेके पूरी जिंदगी लगी हुई है, सिलाई करने, सिलाई करने, सिलाई करना है, और मेरी एक बहन उसने 10 मशीन को काम पे लगाया, 10 महिलाओं को काम पे लगाया। इनकम एक की ज्यादा होगी या 10 की? पावर ऑफ मैन पावर। एक मेरा भाई अकेला ट्रक चलाता है सुबह से रात, सुबह से रात, और मेरा एक भाई उसने 10 ट्रक को काम पे लगाया हुआ है, 10 ड्राइवर रखे। इनकम एक की ज्यादा होगी या 10 की? आप अकेले हो, हल्दी मिर्ची नमक खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर मेरे पास 10 लोगों को, मैंने 10 लोगों को दिखाया भैया वो आश्रम की दुकान है, वहां से खाओगे स्वस्थ रहेगा, 20% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, और आपका बिल भी कटेगा, 10 से 32% आपको बिल पे भी मिलेगा, बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा, देश को भी टैक्स जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। अब 10 लोग राशन खा रहे हैं, तो इनकम आपकी आएगी या मेरी? बस यही नेटवर्क, खुद राशन खाना है और 10 लोगों को अपने साथ राशन खिलाना है। 10 का दम दिखाओ, या अकेले हजारों की टीम बनाने की जरूरत नहीं। अगर एक आदमी खाली ठान ले कि मैं 10 की जिम्मेदारी लेता हूँ, 10 आदमी की जिम्मेदारी ले लीजिए कि भैया मैं आज मीटिंग में 10 लोगों को लाया हूँ, मैं 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराऊंगा, 10 लोगों को लॉयल क्लब कराऊंगा, 10 लोगों को मैं डायरेक्ट क्लब कराऊंगा, 10 लोगों के कपड़े चेंज कराऊंगा, 10 लोगों को मीटिंग में लगातार लाऊंगा, 10 लोगों को जूम में लाऊंगा, 10 लोगों को भीलवाड़ा ले जाओ। सिर्फ 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लो, 10 लोगों को लीडर बना दो। आपने 10 लोगों को लीडर बना दिया, जो पूछेगा सर मुझे क्या करना है, उसको बोलो जो काम मैंने तेरे साथ किया तू आगे 10 के साथ कर। सही है कि नहीं है? तो वो 10 से अपने आप 100 होंगे कि नहीं होंगे? 100 से 1000 होंगे कि नहीं होंगे? नेटवर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसको तो धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला को तो साला अरबों रुपए लगा के पैसा आता है, हमें तो बिना लगाए लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। हमें सिर्फ नेटवर्क बनाने की जरूरत है। बना सकते हैं तो बोलिए हाँ। तैयार है? तैयार है? पेट को खुराक देंगे कि दिमाग को? वाला बनेंगे कि देने वाला? कहाँ से खाएंगे? कहाँ का बताएंगे? कौन सा नेटवर्क बनाएंगे? लॉयल क्लब, डायमंड क्लब कितनी तारीख को? कितने बजे करेंगे? तैयार? बोलो जय आसिया। सोच को बड़ा रख के आसिम करना, अपने सपनों के साथ करना, अपने ड्रीम्स को पैदा करके आसिम करना। और कहते हैं ना जिसका लक्ष्य महान होता है उसको चुनौतियां छोटी लगने लग जाती। मेरा लक्ष्य महान है कि भैया मीटिंग में जाना है, लोगों के जीवन को बदलना है। मेरी मीटिंग सुनने के बाद अगर साला कोई दिल्ली के प्रोग्राम में बोल दे कि पूजा अरोड़ा की मीटिंग को सुन के मैं ड्राइंग टेक्निकल बनी हूँ, मुझे कितनी खुशी होगी। अगर मैं ऐसा सोच के नहीं आती तो मैं बोलती सर ठंड बहुत है, मेरा बच्चा तो 11 महीने का, वो मेरे बिना रह नहीं पाता है। ऊपर से टपकी हुई थोड़ी ना हूँ, माँ बाप मेरे भी है, शादी मेरी भी है, सिंदूर मेरा भी लगा, मेरा तो मुफ्त में लगा, हमने कोई दहेज नहीं दिया। आरती हम देती है हर महीने हमारी आरती होती है भैया लक्ष्मी। हम अपना सपना भी पूरा कर रहे हैं। यस और नो? बच्चे भी छोड़ के आए, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, बस हम टाइम मैनेज करते। काम को हमने उस प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि एक आदमी के लिए तो सब चीज लेते हैं। आप एक पति को खिला रही है, 2 बच्चों को पाल रही है, सास ससुर को देख रही है, अरे मजा तो तब आएगा भगवान ने जीवन दिया, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पालो ना, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पालो, पूरे परिवार को आगे बढ़ा दो। अब देश में हर औरत रॉयल्टी टेक्निकल पहुंच जाएगी तो आने वाली जो हमारी लड़की है, हमारी जो बेटी है, क्या उनकी तस्वीरें दिखानी पड़ेगी? अरे भाई साहब देखना, हमारी बेटी देखना भैया, वो कोई रिश्ता हो तो बताना भैया। फोटो नहीं देखते लोग, माल देखते जेब में कितना उसके बाप का। लोग जेब में हमारी औकात नहीं देखे,
है, लोग स्टेज से हमारी औकात देखे और दूर से बोले भैया बेटी चाहिए तो इनके खानदान की चाहिए अपने को। उस लेवल पे जाना है, काम बहुत करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि बाहर 50 साल काम करते हैं तब दर्द नहीं होता, पता है नौकरी है, सुबह जा रहे हैं डिब्बा भर के शाम को खाली करके आ रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे गए, सीधे सीधे आए, सुबह नहा के गए, फिर वही आए, फिर फोन दे के फिर गए, फिर सो गए, वही बोरिंग सी जिंदगी। 50 साल बाहर काम करते करते उसके बाद जिंदगी जी रहे हो। और आरसीएम बिजनेस में सिर्फ 5 साल काम करना है। और अब तो ऐसे बोलते हैं भैया आरसीएम में 3 साल या बाहर का 30 साल। अब तो आरसीएम वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, एकदम हाईवे बन चुका है। हम जब आरसीएम को चालू किए थे तब आरसीएम के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, पेस्ट इस्तेमाल करते तो पानी निकलता था, कस्टमर पूछता था मैडम पानी निकाला, मेरे का पैसा पानी की तरह बहेगा। लोग बोलते थे कपड़ा तो पहने भैया, आपका कपड़ा क्यों ले, तो बोलते थे आप जो पहने वो गरीबी का कपड़ा, हमारा अमीर का कपड़ा। मेरा भाई भी बोलता था तू आगे चला के चल, तेरी बात लोग सुनते रहे, कपड़ा खरीद ले। मजा बहुत आता था, चैलेंज थे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, ज्यादा पिकअप सेंटर नहीं थे। समझ में आया आरसीएम बिजनेस में माल बेचना है तो स्कूटी के डिक्की में नमक रख लेती थी, सरफ रख लेती थी, लोगों को बेचने निकल जाती थी, और उसमें बचता क्या नमक और सरफ में। और कई होटल वाले पास में गई और मेरे खूब सारा नमक का एक बोरी ऑर्डर लेकर आई, मैं बड़ी खुश नमक का बोरी ऑर्डर। अपने भाई को बोला यार कार में रख के नमक लेकर आना है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि सामान तो बेचना है, साथ साथ नेटवर्क भी बनाना। तो वो तब से लेकर अब तक का सफर है, उसमें बहुत सारे उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, बहुत बार चले, बहुत बार गिरे, बहुत बार आगे बढ़े, बहुत बार लोग भी आए, बहुत बार लोग छोड़ के भी गए, कंपनी में भी चैलेंज आया, फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद जब दोबारा कंपनी रीओपन हुई तब लोग बोलते थे आपकी तो आरसीएम बंद हो गई, ये हो गया, बहुत कुछ हमने सहा। ऐसे ही नहीं लोग पूजा करते, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपने कुछ किया है, आपने उन सारी चुनौतियों का सामना किया। आरसीएम बिजनेस में आप आ गए हैं तो अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते, तो धीरे 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 चलते जाइए, रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा आरसीएम करते जाइए। जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी चुनौती है, लोग तो बात करेंगे। ये जो दिमाग है ना साहब, एंटीना है, ये एंटीना पुराने जमाने में एंटीना होता था साहब। एंटीना जब हिल जाता था तो मैडम बोलती थी अरे जाओ ना, सुनो ना, एंटीना सेट करके आइए ना। ये सुनो, उनका आवाज ज्यादा निकलेगा, वो लोग एंटीना सेट किया। अच्छा, कितने लोगों ने अपनी अपनी बीवी के लिए एंटीना सेट किया? हाथ पीछे पीछे कोई भी नहीं अपनी बीवी से प्यार करने वाले। अरे कोई तो एंटीना सेट किया होगा, उठाओ ना सर हाथ, क्या है, ताली बजाओ इनके लिए। पुराने जमाने में क्या होता था, जब पिक्चर क्लियर नहीं आती थी तो पत्नी कहती थी अरे सुनो ना जी, जल्दी जल्दी एंटीना सेट करके लो, मेरा सीरियल आने वाला, आज पता लगेगा साला उसका कातिल कौन था। ऐसा भी गए, एंटीना सेट करने गए, नीचे बुतरू खड़ा है, टीवी के पास मैडम खड़ी है, एंटीना, इतनी धूप गर्मी आए है, पसीना पसीना है, फिर नहाना पड़ेगा भाई साहब। वो एंटीना सेट करते पूछते अरे धर्म पत्नी जी पिक्चर क्लियर आई? उधर से मैडम बोलती है अरे चिंटू अपने पापा को बोलो नहीं आई। चिंटू भी बोलता है पापा पिक्चर नहीं आई। अरे अच्छे से घुमाइए, उधर को घुमाइए, इधर को घुमाइए, बेचारा इधर को घुमाए, उधर को घुमाए, पिक्चर क्लियर आई? नहीं आई। और थोड़ा जोर लगाइए, फिर घुमाए घुमाए घुमाए, अभी आई? हाँ आगे 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 आगे। जैसे भाई साहब नीचे उतर के आए, मैडम ने खाना दिया और मैडम बैठ गई भैया टीवी के आगे, आज पता लगेगा कातिल कौन था। और जैसे ही साला कातिल आने ही वाला होता है तभी वो एंटीने में काला कौवा बैठ जाता और जैसे ही कातिल का मुंह दिखता तो साला काला कौवा लाल भरता है, पूरी पिक्चर साफ कर जाता। यस और नो? यस और नो? आज के समझ में आया? लाखों रुपए महीना आएगा, समझ में आया? बच्चों का जीवन बनेगा, समझ में आया? बेटियों की हर रोज आरती होगी, समझ में आया? एंटीना सेट है। पर जैसे ही आप आज की मीटिंग से बाहर निकलेंगे, आपका मामा चाचा ताया
आप फोन नहीं उठाएंगे, आप फोन काट देंगे, 3-4 बार करेंगे, आप फोन स्विच ऑफ कर देंगे। हमारे सर जी पूछेंगे अपनी टीम के लीडर को, वाइटल अचीवर्स को कि भैया क्या हुआ, फलाना मैडम आई थी, उनका फॉलोअप लिया, पता किया कब ज्वाइनिंग होगी, कब डेबिट होगा। सर वो फोन नहीं उठा रही है मैडम। कोई बात नहीं, किचन में बिजी होंगी, काम कर रही होंगी, अपलाइन पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कोई बात नहीं बेटा, होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठहर के करना। सर मैं ठहर के भी बार ट्राई किया, अब तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर समझाएंगे भैया, लगता है मीटिंग से जाते समय साला कोई काला कौवा बैठ गया और पिक्चर साफ कर दिया, तुम दोबारा जाके एंटीना साफ करके आओ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यस सर नो Yes. फिर जाके मिलना पड़ेगा नए लोगों को जिनको बुलाया। भैया तो समझ में आया? ध्यान रखना पड़ता है यार, पिक्चर क्लियर नहीं उतर ही ना गई। तो भैया अपने दिमाग का एंटीना हिलने बताया ना, लोग बारिश के बाद छतरी को भी बहुत समझने लग जाते हैं, यार अब इसको कोई बात नहीं देखो इसको, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। आपके घर में कोई एटीएम मशीन नहीं लगी हुई कि जब वहां पे चाहेंगे पैसे निकल कर आ जाएंगे। बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता है, फैसला आपको करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आप किससे राय लेंगे? डॉक्टर से लेंगे। आपको टीचर बनना है तो किससे राय लेंगे? आपको वकील बनना है तो किससे राय लेंगे? आपको आशिक और रॉयल्टी टेक्निकल बनना है तो किससे राय लेंगे? पड़ोसी को पूछते भैया तुम आशिक किया था क्या हम कर रहे? अरे तुम्हारे पड़ोसी को पता होगा आरसीएम करना है तो साला वो डायमंड ही बन गया था। यस और नो? अब आरसीएम की साला पड़ोसी से पूछे, जिसके पैर में चप्पल, सोच छोटी सोच और साले की पैर में मोच, उनको पूछेंगे हम आरसीएम कर ले। आरसीएम किसी को पूछना मत कि करना है कि नहीं करना, ये आपको फैसला करना है कि आरसीएम करना कि नहीं करना, क्योंकि जिंदगी किसकी है? आपकी है। फैसला किसका चलेगा? पत्नी किसकी है? आपकी। बच्चे किसके हैं? आपके। अगर कोई आदमी बोलता है आरसीएम मत करो तो मैं उसको बोलती हूँ भैया 50,000 की नौकरी लगवा दे, परमानेंट आजीवन। नहीं करता आरसीएम। क्या किसी की ताकत है? सर सरकारी टीचर है, क्या वो किसी को सरकारी जॉब लगवा के दे सकते हैं? किसी अच्छे 5-10 लड़कों को नौकरी लगवा के दे सकते हैं? आप में से इतने पढ़े लिखे सज्जन बैठे हैं, बढ़िया पोजीशन है, बढ़िया सरकारी नौकरी पे, क्या आप किसी को 5-10 लोगों को नौकरी लगवा के दे सकते हो? हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे आदमी है, जितनी भी बड़ी कुर्सियां हैं, जितनी भी बड़ी पदवी है, आप किसी को भी नौकरी लगा के नहीं दे सकते। पर आरसीएम सिस्टम आपको वो पावर देती है कि आप पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम की अपॉर्चुनिटी बांट के लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य में एक बहुत सुंदर सोने का राजमहल दिख रहा है आपको? सोने का राजमहल, हाथी घोड़े, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात 56 भोग, मतलब दुनिया के सारे ऐश और आराम उस सोने के राजमहल में। हर कोई वहां पे उस राजमहल का राजा बनना चाहता था। जो आदमी उस राजमहल को देखता बोलता काश मैं राजा होता यार। अगर ऐसा राजमहल आपको मिल जाए तो मजा आएगा। क्या आप उधर के राजा बनना चाहते हो? कितने साथी बनना चाहते हैं? सब राजा बनना चाहते हो? ऐसे ही उस गांव में भी साला सब राजा बनना चाहते हैं। पर उस सोने के राजमहल का जो दूसरा पहलू था, दूसरा सिक्का था, वो ये था कि जो भी आदमी वहां पे राजा बनकर बैठेगा वो 5 साल राजा की कुर्सी पे बैठेगा। 5 साल के बाद उसे राजा की कुर्सी से उतार के नदी पार करा के राजमहल के दूसरे तरफ एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। और सुना है, गांव वाले बताते हैं कि उस जंगल में आज तक जो भी राजा गया वो कभी लौट के नहीं आया। अब राजा बनना चाहते हो? जान है तो जहान है। ज्यादा बड़े सपने मत देखिए, मत उड़िए। जितनी ज्यादा उतना पैर फैलाइए।
घोषणा होती है कि आज इस गांव का राजा चुना जाएगा, इस राजमहल का सभी निवासियों से निवेदन है, प्रजा से निवेदन है, वो इकट्ठा हो जाएगी। सारी प्रजा भाग भाग के खुशी खुशी आ रही होती है कि हम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। और वो हाथी के माध्यम से राजा चुना जाता था। हाथी को फूल माला दी गई और हाथी को बोला, जा गणपति महाराज राजा चुन के लाओ। वो देखता है किसके गले में माला डालूं, किसके गले में माला डालूं, किसको राजा बनाऊं, किसको राजा बनाऊं, कौन बनेगा राजा। इनके गले में माला है, भैया बनेगा राजा। आपको राजा बन के कैसा लगा? आप लोगों को कैसा लगा? मुझे नहीं दिखाएगा अच्छा। ये राजा चुना गया भाई, सबने इनको राजा चुना गया। इनको उठा के सिंहासन पे लेके मुकुट पहनाया गया, राज तिलक हुआ, ढोल नगाड़े बजे, खाना पीना हुआ, जश्न हुआ। और फिर मंत्री जी बोले, जा बच्चे जा, जी ले 5 साल अपनी जिंदगी। राजा खुश अपनी जिंदगी जीने लग गया, एंजॉय करने लग गया। और देखते ही देखते 5 साल समाप्त। 5 साल के बाद फिर घोषणा होती है कि भैया राजा चुना जाएगा, सभी प्रजा से निवेदन इकट्ठा होगी। अब इस बार प्रजा जो भाग भाग के आ रही थी, वो अब रो रो के आ रही थी। मंत्री जी बोले, भैया रो क्यों रहे हो? आप ही में से कोई आज राजा चुना जाएगा, रोने की क्या बात है? तब लोग बताते हैं मंत्री जी को कि भैया जो राजा आपने हमारे लिए पहले चुना था, ये बेस्ट है। इसने हम सारी प्रजा को अपना परिवार समझा, हम लोगों के घर में खुशियां लाया, हमारे घर में लोगों को कामयाब किया, बच्चों को कामयाब किया, काबिल किया। और यही राजा की वजह से आज पूरा गांव हरा भरा है, हरियाली है, सब कुछ है, आज हम भरपूर है। और अगर आपने ये राजा बदल दिया तो इसके जैसा कोई काम नहीं कर पाएगा। और इसको जंगल में भेज दिया तो जंगली जानवर इसको खा जाएंगे। और एक अच्छा इंसान अगर दुनिया से चला गया तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। पर मंत्री जी बोले, सिस्टम इज सिस्टम, आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनको उतारा कुर्सी से और उस राजा को कुर्सी से उतार के नाव पर बिठाया जाता है। और नाव वाले को बोलते हैं, इसको जंगल में छोड़ दिया। नाव वाला लेके जाता है, वो भी रो रहा होता है। और वो धीरे से महाराज को बोलते हैं, महाराज क्या मैं आपको जंगल की बजाय किसी और किनारे पे छोड़ दूं? तब राजा जी बोले कि मैंने लोगों का भला किया है, ऊपर वाला अपने आप मेरा भला करेगा। आप मुझे उसी जगह लेकर जाओ। और जैसे ही नाव वाला नदी पार करके जब दूसरे किनारे पे पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि वहां कोई भी जंगल नहीं था, वहां पे एक सुंदर सा शीश महल खड़ा था, एक और राजमहल, उस सोने के राजमहल से बड़ा, उधर से ज्यादा इधर सुख सुविधा है, उधर से ज्यादा इधर सब कुछ। और वो देखता ही रह गया और उसने अपने आंसू पोंछे और महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज रातों रात ये राजमहल कैसे खड़ा हो गया? तब महाराज बोले कि बच्चे, ये राजमहल रातों रात खड़ा नहीं हुआ करते, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात लोगों के सपने नहीं पूरे होते। इसके लिए काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सिस्टम से चलना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, विजन क्लियर करना पड़ता है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे राजमहल तैयार होते हैं। तब वो नाव वाला बोला कि महाराज आप तो राजा की कुर्सी पे बैठे थे, आपके पास टाइम कहाँ था ये राजमहल बनाने का? लोग बोलते ना, मेरे पास टाइम कहाँ है आज सिंह करने का, हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तब उसने जवाब दिया कि राजा की कुर्सी पे मैं बैठा था, सारे फैसले मेरे चलने थे, सारा डिसीजन मेरा चलना था, मैं मालिक था, सब कुछ मेरी मर्जी से होना था। तो मैंने एक ही काम किया, मैं 8 घंटे प्रजा की नौकरी करता था और पार्ट टाइम रोजाना 2 घंटा मैं इस जंगल में अपने सैनिकों के साथ आता था। 8 घंटा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था और रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा इस जंगल में आते थे, इस जंगल की साफ सफाई कराई, यहाँ पे शीश महल की नींव रखी गई, रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा नींव रखते थे, 2
और इतना सुंदर राजमहल तैयार हो गया, मुझे भी पता नहीं लगा। मेरा सिर्फ वाई क्लियर था, मेरा सिर्फ विजन क्लियर था। मुझे पता था आपने मुझे जिस कुर्सी पे बिठाया है वहां पे मैं 5 साल का राजा हूँ, और पार्ट टाइम रोजाना 2 घंटे समय लगा के जो राजमहल मैंने बनाया है, यहाँ पे पूरी जिंदगी मेरे बच्चे के बच्चे भी राजा हैं। आप राजा बनना चाहते हो? तैयार हैं? तथास्तु। आप राजा हो, आप अपनी जिंदगी के फैसले ले सकते हो, आप राजा हो। आपके पास आरसीएम है, आप राजा हो। आपके पास ऐसी अच्छी अप्लाइड है, आप राजा हो। आपके पास टीसी छात्रा जी, आप राजा हो। आप राजा हो, आपकी सांसें चल रही है जब तक आप राजा हो। आप जो भी काम करते हैं, आप टीचर है, आप डॉक्टर है, आप वकील है, आप हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप जो कोई भी है, आप 8 घंटा अपनी ड्यूटी करिए, 8 घंटा पेट के लिए काम करिए, और रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा जिंदगी बचाने के लिए काम करिए। रोजाना 2 घंटा 2 लोगों को मिलिए, 2 लोगों को प्लान दिखाइए, 2 लोगों को प्रोडक्ट खिलाइए, 2 लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट कराइए, 2 लोगों को प्रोडक्ट सेल करिए। अगर आपने रोजाना 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 लोगों तक आप पहुंच गए, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में आप धीरे धीरे भी काम करेंगे, तो भी आप टेक्निकल एम्प्लॉय जैसे लेवल पे पहुंच के लाखों रुपए की इनकम को यहाँ से पैदा कर सकते हैं। आपके पास कितने हाथ हैं? 2। और कितनी उंगलियां हैं? 10। और मेरी अपलाइन कहती है कि मीटिंग में आदमी लाओगे 10 तो आपकी जिंदगी जाएगी।